मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर लर्न इजीली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है नवतारा पद्धति। हम सब हमारे ब्रह्मांड से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रभावित रहते हैं। इन वेव्स को अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करें? नवतारा पद्धति के प्रयोग के द्वारा हम अपनी रोजमर्रा की घटनाएं, जैसे आज का दिन कैसा जाएगा, किन लोगों के साथ दोस्ती या साझेदारी करनी चाहिए, कब किस जगह पैसा इन्वेस्ट करें, शत्रुओं और विपदाओं से बचने के लिए समय का चयन कैसे करें, आज के कंपटीशन का हमारे लिए रिजल्ट कैसा रहेगा। जीवन की किसी भी घटना को आप नवतारा की जानकारी के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य करने से पूर्व इसका प्रयोग करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। दैनिक दिनचर्या के साथ साथ आप पूरे जीवन की दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, ये सब कैसी जाएंगी, ये भी नवतारा पद्धति से आसानी से समझ पाएंगे। शुभ या अशुभ जैसी तारा आए उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को आप ढाल लें। अशुभ तारा आने पर उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई नया कार्य ना करें। अगर अत्यंत आवश्यक हो, करना ही पड़े, तब उसका उपाय कर ले। अंत में मैं उसका उपाय भी बताऊंगी। आप वह उपाय करके कार्य आरंभ कर ले, लेकिन यहाँ तक संभव हो सके आप वो कार्य ना ही करें तो अच्छा रहेगा। नवतारा के लिए प्रथम नियम ये है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व कार्य की सफलता के लिए चंद्रबल या फिर ताराबल देखा जाता है। यदि शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष में आप चंद्रबल देखें, और यदि कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में ताराबल देखा जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमजोर होता है। दूसरा नियम इसका ये है कि यदि शुक्ल पक्ष है तो उस दिन आपकी राशि से चंद्रमा चौथे स्थान पर होने से कलह क्लेश लाएगा। 8वें स्थान पर होने से मरण तुल्य कष्ट या अपमान सहन करना पड़ेगा, और यदि उस दिन 12वें स्थान पर हुआ तो घाटा और नुकसान होगा। आप अपनी राशि को 1 गिनेंगे और गिनती आप अपनी राशि से ही शुरू करेंगे। जैसे मान लो आपकी मेष राशि है तो उसके लिए मेष 1, वृषभ 2, मिथुन 3 और कर्क 4 हुई। उसके लिए कर्क राशि चौथी राशि बनेगी, वृश्चिक 8वीं राशि बनेगी और मीन उसके लिए 12वीं राशि होगी। आपकी जो अपनी राशि है, यदि चंद्रमा उस दिन उसी राशि में हो तो आपको लाभ होगा। उससे अगली राशि में हुआ तो संतोष रहेगा। उससे अगली अर्थात आपकी राशि से तीसरी राशि में चंद्रमा हुआ तो धन संपदा मिलती है। आपकी राशि से चौथी में कलह क्लेश, 5वीं में ज्ञान वृद्धि, 6ठी में उत्तम संपत्ति मिलेगी, 7वीं में मान सम्मान मिलता है, 8वीं में मरण तुल्य कष्ट या अपमान मिलता है, 9वीं राशि में चंद्रमा के होने से धर्म का लाभ मिलता है, 10वीं राशि में मनोकामनाएं पूर्ण होती है, 11वीं राशि का चंद्रमा हर प्रकार से लाभ देता है। इसका तीसरा नियम है, वो भी जान लेते हैं कि जन्म के समय चंद्रमा जिस किसी नक्षत्र में होता है वह नक्षत्र नवतारा का आरंभिक बिंदु होता है। अर्थात उस नक्षत्र से गिनती आरंभ करेंगे। जातक के जन्म नक्षत्र को ही पहला तारा माना जाता है और इसे ही जन्म तारा कहा जाता है। इसी को बर्थ स्टार, इसी को नेटल स्टार भी कहा जाता है। विवाह के समय कुंडली मिलान में ताराबल देखा जाता है। नक्षत्रों की कुल गिनती 27 है। 28वां नक्षत्र अभिजीत नाम का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की गणना नवतारा में नहीं की जाती। चंद्रमा एक नक्षत्र को 60 घड़ी अर्थात 24 घंटे में पार कर लेता है और 27 दिनों में सभी नक्षत्रों को पार कर लेता है। हर महीने शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष, इसी तरह पूर्णिमा तथा अमावस्या भी आती है। हर पूर्णिमा से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का चंद्रमा बहुत बली होता है। वैसे पूर्णिमा से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद तक चंद्रमा शुभ ही रहता है। किसी भी कुंडली में लगन से शरीर के विषय में देखा जाता है, और यदि आप सूर्य लगन से देखने वाले हैं तो सूर्य लगन से
हमारी आत्मा के बारे में देखा जाता है तथा चंद्र लगन से हमारे मन के विषय में देखा जाता है। इन तीनों में से जो अधिक बली होगा वह हम पर अधिक प्रभाव डालेगा। तीनों में से कौन अधिक बली है ये जानने के लिए हम बारी बारी देखेंगे। इसके अंश 10 से लेकर 20 के बीच में हैं। तीनों में से कौन उच्च राशि का, मित्र राशि का, मूल त्रिकोण का या अपनी राशि का है। तीनों में से कौन शुभ स्थान पर है। शुभ स्थानों से मतलब त्रिकोण जिसमें प्रथम, पंचम और नवम भाव आता है। उसके बाद केंद्र, प्रथम, चतुर्थ भाव और दशम भाव आता है। इसी तरह धन भाव दूसरा और 11वां भाव होते हैं, ये भी शुभ भाव है। अर्थात तीसरा, छठा, 8वां और 12वां इन 4 भावों को छोड़कर बाकी सब के सब शुभ भाव हैं। जन्म पत्रिका का लगन, सूर्य लगन या चंद्र लगन, इन तीनों में से किसके ऊपर ज्यादा शुभ प्रभाव है, युति के द्वारा अथवा दृष्टि के द्वारा। आप जानते हैं कि गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं। बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ हो तो बुध भी शुभ ग्रह है, और यदि पाप ग्रहों के साथ है तो बुध पाप ग्रहों जैसा ही फल देगा। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, लेकिन मंगल, शनि और राहु तथा केतु ये चारों ग्रह क्रूर तो है ही, साथ में पापी भी हैं। चंद्रमा यदि निर्मल किरणों वाला है तो शुभ है, अन्यथा अशुभ प्रभाव देगा। पूर्णिमा से 6 दिन पहले, 6 दिन बाद का चंद्रमा शुभ रहता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक लगभग शुभ ही होता है। अमावस्या से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद का चंद्रमा अत्यंत अशुभ होता है। फिर भी चंद्र राशि का मन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसलिए यदि आपको इन तीनों में से ना समझ में आए कि कौन सा बली है तो आप अपना चंद्र नक्षत्र ही ले लें। आपका जिस नक्षत्र में चंद्रमा है आप वही से गिनती गिनना आरंभ कर दें। नवतारा का प्रयोग क्यों करें और कैसे करें, अब ये सवाल उठता है। दैनिक घटनाएं देखने के लिए गोचर में चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजर रहा है और उस नक्षत्र का हमारे जन्म नक्षत्र के अनुसार आज क्या फल होगा, उसके लिए हम अपने चंद्र नक्षत्र से नव ताराओं की एक लिस्ट तैयार करेंगे। हमारी दशा कैसी जाएगी ये जानने के लिए कुंडली के ग्रहों को नव तारा लिस्ट के अनुसार शुभ अशुभ परखने के बाद हम हमारे जन्म समय के ग्रहों की एक और लिस्ट तैयार कर लेंगे। क्योंकि जन्म के समय सभी 9 ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में अवश्य होते हैं, इसलिए हम लगन सहित अर्थात लगन भी लेंगे और बाकी के 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह सबको लेंगे, कुल 10 हो जाएंगे। तो लगन सहित सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब के सब ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के किस भाव में, कैसी स्थिति में, किस किस नक्षत्र में है ये लिख लेंगे। फिर इसकी सहायता से हम आसानी से जान पाएंगे कि हमारा ये समय कैसा गुजरने वाला। क्योंकि चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव मन पर होता है, इसलिए जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा उसके आधार पर बनाएगी नवतारा की लिस्ट आपके मन को ज्यादा प्रभावित करने वाली होगी। पहली लिस्ट में हम 27 नक्षत्रों को चंद्र नक्षत्र के आधार पर 9 हिस्सों में बांट देंगे। हर हिस्से में 3 नक्षत्र आएंगे। उन तीनों नक्षत्रों का स्वामी एक ही ग्रह होगा। जिस नक्षत्र में हमारा चंद्रमा होगा उस नक्षत्र का स्वामी जो भी ग्रह होगा उस ग्रह से हमारी प्रथम महादशा का आरंभ होता है। वह नक्षत्र स्वामी अर्थात वह ग्रह हमारी जन्म कुंडली के किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, कुंडली के अनुसार कारक या अकारक कैसा है, उसी के अनुसार हमें उसका फल भी मिलेगा। यदि उस नक्षत्र का स्वामी हमारी कुंडली के 6, 8, 12 भावों में स्थित हुआ अथवा 6, 8, 12 भावों का स्वामी हुआ तो फल अशुभ होगा। और यदि 6, 8, 12 का स्वामी भी है और साथ ही साथ नव तारा में भी 3री, 5वीं और 7वीं तारा में आ गया तो वह नक्षत्र अर्थात तारा हमारे लिए बहुत अधिक कष्टकारी होगा। हमें जीवन में कष्ट ना मिले इसके लिए हम सावधानी पूर्वक उसका उपाय करके कष्टों से बचाव कर सकते हैं। उस नक्षत्र स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के द्वारा
उस लंबे कालखंड को जानने के अलावा हम रोजमर्रा की घटनाएं भी जान सकते हैं। यदि पूर्ण विधि के द्वारा आप करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा, और अगर केवल चंद्र नक्षत्र से लिस्ट तैयार कर लेंगे तब भी 70% तो आप रिजल्ट पा ही लेंगे, और उस दिन की घटनाओं का फल आपको प्राप्त वैसा ही होगा। अब हम नव तारा चक्र को बनाने की विधि सीखें। दर्शकों, जीवन का सुनहरी अर्थात गोल्डन पीरियड और बुरे से बुरा समय अर्थात वर्स्ट पीरियड आप इस विधि से जान सकते हैं। इसके लिए आपको एक लिस्ट चाहिए जिसमें 27 नक्षत्रों के नाम हो और उनके स्वामी ग्रहों के नाम हो। दूसरी लिस्ट चाहिए नव ताराओं के नामों की, और तीसरा आपको अपनी जन्म कुंडली की, जिसमें दर्शाया गया हो कि सभी ग्रह किस किस नक्षत्र में जन्म समय स्थित थे। चौथा, आपको जिस दिन के बारे में ज्ञान लेना है उस दिन के पंचांग की जरूरत पड़ेगी, अथवा आप किसी ऐप से देख सकते हैं आज कौन सा नक्षत्र है, ताकि जिस दिन की घटना के बारे में आप जानना चाहते हैं आप पता कर सके कि उस दिन सभी ग्रह किस किस नक्षत्र में हैं, अथवा चंद्रमा आज किस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और वह नक्षत्र आपके नवतारा लिस्ट के अनुसार कैसा फल देने वाला है। सर्वप्रथम आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है ये देखें। अब चंद्र जिस नक्षत्र पर है आपको 1 से 27 नक्षत्रों के नामों की सूची में से अपना नक्षत्र जिसमें चंद्र है वो अपना चंद्र नक्षत्र ढूंढना है। जिसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र का होगा उसके लिए तो ये लिस्ट तैयार ही है। नवतारा की लिस्ट में पहला तारा होता है जन्म तारा, उसमें आपके जन्म का प्रथम नक्षत्र आता है, लेकिन आपके जन्म का 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र भी जन्म तारा में ही आएगा। संपत तारा में दूसरा नक्षत्र धन संपदा देने वाला होता है, लेकिन 11वां और 20वां नक्षत्र भी आपके चंद्र में से दूसरा, 11वां और 20वां, ये तीनों नक्षत्र धन संपदा देने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको धन संपदा की जरूरत हो तो अपने इन्हीं नक्षत्रों को पकड़ लें। विपत्त तारा में तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र आता है। अगर बहुत आवश्यक हो इस नक्षत्र में कार्य करना तो गुड़ का दान कर देना चाहिए। क्षेम तारा में चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र आता है। प्रत्यय तारा में 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र आता है। साधक तारा में छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र आता है। वध तारा, कोई कोई इसे निधन तारा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कष्टकारी, सभी 9 ताराओं के अंदर ये ही सबसे अधिक कष्टकारी तारा है। इसमें 7वां नक्षत्र आपके चंद्रमा से 16वां नक्षत्र और आपके चंद्रमा से 25वां नक्षत्र वध तारा के अंतर्गत आता है। मित्र तारा में 8वां, 17वां और 26वां, अति मित्र तारा में 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र आता है। अब चंद्रमा वाले नक्षत्र के आगे आप गिनती अंक 1 लिखेंगे, उसके बाद पत्र पर गिनती अंक 2 लिखेंगे, फिर उससे अगले पर गिनती अंक 3 लिखेंगे। इसी तरह 1 से 27 नक्षत्रों को आप लिखते जाएंगे। अब ये जरूरी तो नहीं कि आपका अश्विनी नक्षत्र ही हो। यदि अश्विनी नक्षत्र हुआ तो उसके आगे दूसरा नक्षत्र भरणी होगा, तीसरा कृतिका होगा, चौथा रोहिणी होगा, 5वां मृगशिरा, छठा आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य और 9वां अश्लेषा होगा। इसी तरह आप अंत तक देख सकते हैं। किंतु यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तो विशाखा नक्षत्र में है, इस तालिका के अनुसार नक्षत्रों की सूची में विशाखा नक्षत्र का नंबर 16वां है, किंतु आपको अब विशाखा नक्षत्र पर अंक 1 लिखना है। ठीक है जी। और उससे जो अगला नक्षत्र आ जाएगा, विशाखा से जो अगला होगा अर्थात अनुराधा नक्षत्र है, जो कि सूची के हिसाब से तो 17वां नक्षत्र है। ठीक है, किंतु आपको वहां पर अंक 2 लिखना होगा। तो विशाखा नक्षत्र आपके जन्म तारा में आएगा और अनुराधा नक्षत्र आपके संपत तारा में आ गया। ज्येष्ठा विपत्त तारा में, क्षेम मूला तारा में, प्रत्यरि पूर्वाषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा साधक तारा में आएगा, श्रवण नक्षत्र निधन में आएगा, धनिष्ठा मित्र तारा में और शतभिषा अति मित्र तारा में आएगा। इस तरह आपने देखा कि 27 नक्षत्रों की लिस्ट में से 24वां शतभिषा नक्षत्र आपकी लिस्ट के अनुसार 9वां नक्षत्र बन रहा है।
और प्रथम लाइन वाले 1 से 9 नक्षत्र आपके लिए प्रथम आवर्ती बनेगी। प्रथम 1 से 9 तक जो नक्षत्र आपने लिखे हैं, इन नक्षत्रों के उपाय बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर आए हैं। पिछले जन्मों के कर्म फल के संस्कार के रूप में इस जन्म में आपको मिले हैं, अर्थात पिछले जन्मों का संचित फल, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, अब आपको भुगतना ही होगा। अब दूसरी लाइन जो कि 9 नक्षत्रों वाली है, उसे आप द्वितीय आवर्ती कहेंगे। उसके लिए अब एक बार फिर से आपको इसी तरह 9 नक्षत्र लिखने हैं। 27 नक्षत्रों वाली लिस्ट का जो 25वां नक्षत्र है, इस जातक के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, हालांकि लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 25वां है, किंतु आपकी लिस्ट में उसका नंबर अब 10 होगा, जिसे आप फिर से 1 नंबर की सीध में लिखना शुरू कर देंगे। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती लिखने के बाद अब लिस्ट के हिसाब से तो नक्षत्र पूरे हो चुके हैं, और क्योंकि 27 नक्षत्र खत्म हो गए हैं ना, किंतु आपकी लिस्ट में नंबर अभी लिखने बाकी हैं। इसलिए रेवती नक्षत्र लिखने के बाद अब आपके लिए नेक्स्ट नक्षत्र अश्विनी बनेगा, और आप रेवती के नीचे अश्विनी नक्षत्र लिखेंगे, उससे आगे भरनी लिखेंगे। 27 नक्षत्रों की लिस्ट में से अश्विनी का नंबर 1 होने के बावजूद भी आपकी लिस्ट में उसका नंबर 13 बनेगा। अब जैसे ही आप आर्द्रा तक लिखेंगे तो आपके पास 18 नक्षत्रों की सूची पूरी हो जाएगी। अब तक आपने विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषक एक लाइन तैयार की थी। अब आपकी दूसरी लाइन तैयार होगी, जिसमें पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र आ चुके हैं। अब फिर से तीसरी पुनरावृत्ति करने के लिए आप पुनर्वसु से लिखना आरंभ करेंगे, और आप स्वाति नक्षत्र तक एक एक करके लिखते जाएंगे। तो अब आपके पास ये 27 नक्षत्रों की एक लिस्ट बनकर आ चुकी है। कि जन्म तारा जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है, जो शुभ और अशुभ दोनों तरह का फल देने वाली है। संपत्ति तारा, धन संपदा खरीद सकते हैं आप इसमें। विपद तारा विघ्न बाधाएं देने वाली होती है। क्षेम तारा अच्छे समाचार, रिश्तेदारों की कुशलता के बारे में बताती है। प्रत्यरी तारा प्रत्यक्ष शत्रुओं से सामना करना बताती है। साधक तारा सफलता और शुभ फल देने में सक्षम होती है। बद तारा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। मित्र तारा में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, और अति मित्र तारा सामाजिक कार्य या चुनाव इत्यादि का कार्य और सभी प्रकार के शुभ कार्य इस नक्षत्र में करने चाहिए। अब हम आपको कृतिका नक्षत्र की जन्म कुंडली की सहायता से आपको चंद्र नक्षत्र ढूंढना तथा बाकी ग्रहों को स्थापित करना सिखाएंगे। इस पत्रिका में आपने देखा कि चंद्र कृतिका नक्षत्र में है। आप जन्म तारा के सामने कृतिका लिखेंगे, और जब ग्रहों की बारी आएगी तब आप कृतिका के आगे ही किसी अन्य रंग से चंद्र भी लिख देंगे, ताकि आप आसानी से देख सकें कि आपके ग्रह किस किस नक्षत्र में जन्म के समय थे। आपने जो लिस्ट तैयार कर ली, उसमें कृतिका नक्षत्र के आगे आप अलग से चाहे वहीं पर कृतिका नक्षत्र लिख लें। जब एक बार 27 नक्षत्रों को 1 से 9, 10 से 18 और 19 से 27 तक लिख चुके होंगे, तब आपके पास 3 लाइनें बनकर तैयार हो चुकी होंगी। अब आप देखें कि जन्म कुंडली में आपके लगन का कौन सा नक्षत्र है। आपने पाया कि लगन पुनर्वसु नक्षत्र में प्रथम चरण में है। अब आप पुनर्वसु के आगे लगन लिख देंगे। इस जन्म पत्रिका में सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में है। आपकी नवतारा लिस्ट में यहाँ आश्लेषा नक्षत्र लिखा हुआ होगा, उसके आगे आप सूर्य लिख देंगे। मंगल पुष्य नक्षत्र में है, तो पुष्य नक्षत्र के आगे आप मंगल लिखेंगे। बुध आश्लेषा नक्षत्र में है और सूर्य भी आश्लेषा नक्षत्र में था, तो सूर्य और बुध दोनों को ही आप आश्लेषा नक्षत्र के सामने ही लिखेंगे। गुरु आपका इस कुंडली में श्रवण नक्षत्र में होने के कारण श्रवण के आगे गुरु लिख देंगे। शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है, तो उसे आर्द्रा नक्षत्र में लिख देंगे। इस कुंडली में शनि विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा के आगे हमने शनि लिख दिया। राहु भरणी नक्षत्र में है और केतु स्वाति नक्षत्र। इस प्रकार आपके सामने अब ये एक लिस्ट बन गई, जिसमें आपने नव तारा की लिस्ट भी बना ली और साथ ही साथ उसी में आपने जन्म समय के ग्रहों को भी लिख दिया। अब तक आप जान चुके हैं कि पूरी दुनिया के लिए
कुल 27 नक्षत्र ही होते हैं, किंतु जिनकी कुंडली देखने वाले हैं हम, उसका जन्म समय का चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा, गिनती हम वहीं से शुरू करेंगे। 27 नक्षत्र वाली सारणी तथा नव तारा के नाम वाली सारणी की सहायता से जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा स्थित होगा, उसी के अनुसार आपने लिस्ट तैयार कर ली। यदि सूर्य से देख रहे हैं तो सूर्य नक्षत्र से, यदि लगन से देख रहे हैं तो लगन के नक्षत्र से, और यदि चंद्रमा से देख रहे हैं तो चंद्र नक्षत्र से, अर्थात तीनों में से जो बली है उसके अनुसार आप अपनी लिस्ट तैयार कर लें। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधन, वध, मित्र और अति मित्र, इन नक्षत्रों के सामने आप अपने नक्षत्रों को स्थापित कर चुके हैं। अब हम एक एक कर इन 9 ताराओं का अलग अलग फल जानेंगे। उनके नाम के अनुसार ही इनका फल जाने। तीसरी, पांचवी और सातवीं तारा अशुभ तारा है। जिन लोगों का नाम का प्रथम अक्षर या उन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अर्थात उनका जन्म तारा हमारे तारा पद्धति की गणना में 3, 5, 7 नक्षत्रों वाली सूची में आ रहा है, तो हमें उन लोगों से दोस्ती दुश्मनी दोनों ही सोच समझकर करनी चाहिए। दूरी ही बनाकर रखें तो अच्छा है, विशेषकर जिस दिन हमारा चंद्रमा गोचर में इन नक्षत्रों में होगा, उस दिन हमें इन लोगों से सोच समझकर बातचीत करनी होगी। दूसरा, इसका ये भी फायदा है, जब कभी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, किसी से लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी बनाने वाले हैं, तब आप उस व्यक्ति से उसका डेट ऑफ बर्थ लेके उसका चंद्रमा देख ले और फिर इस लिस्ट के अनुसार उसका चंद्रमा से बनने वाली नव तारा को तैयार कर ले और उसी के अनुसार आप कार्य भी करें। तीसरी तारा नक्षत्र वाले लोग हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं लेकर आते हैं और पांचवी तारा वाले लोग हमारे साथ प्रत्यक्ष शत्रुता रखते हैं। सातवीं तारा वाले लोग तो इतना कष्ट देते हैं कि लगता है कि मृत्यु ही आ गई है। अब तक हम सीख चुके हैं कि जन्म समय हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म तारा कहलाता है। उससे 10वां तारा तथा उससे 19वां तारा भी हमारी जन्म तारा ही होता है। अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वही नक्षत्र, उसी नक्षत्र से गिनती करते हुए जब आप 10वें नक्षत्र पर पहुंचेंगे तो वो 10वां नक्षत्र, और 10वें से ही गिनती करते हुए आगे 9 गिनते जाना है आपने। 19वें नक्षत्र पर जब पहुंचेंगे तो ये तीनों नक्षत्र आपकी जन्म तारा में आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 1 से 9 प्रथम लाइन में आने वाले नक्षत्रों का दोष सबसे अधिक होता है। दूसरी लाइन में 10 से 18 तक जो नक्षत्र आते हैं उनका दोष मध्यम स्थिति का होता है। यदि आप उपाय करें तो पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ शुभ जरूर हो जाएगा। और तीसरी लाइन में 19 से 27 तक आने वाले नक्षत्रों का दोष बहुत कम रह जाता है और उपायों के द्वारा आप इनमें सुधार कर सकते हैं। जन्म तारा शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल देती है और दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं और 9वीं तारा शुभ ताराओं में आती है। इसी तरह तीसरी, 5वीं और 7वीं तारा अशुभ ताराओं में आती है। अब हम एक एक कर इनका विस्तार से थोड़ा हाल जानेंगे। जन्म तारा, जन्म समय चंद्रमा से 1, 10, 19वें नक्षत्रों को जन्म तारा नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र जन्म के समय का जोखिम, जन्म होने की प्रक्रिया में खतरे, दिमाग इत्यादि के खतरों को दर्शाती है। जन्म तारा स्वयं की प्रकृति के बारे में भी बताती है। प्रथम नक्षत्र सबसे प्रभावशाली नक्षत्रों में आता है। यहाँ तक कि प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारे पूर्व के कई जन्मों का हिसाब किताब बताती है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देती है। 10वीं और 19वीं तारा हमारे प्रेजेंट कर्म तथा फ्यूचर के कर्मों के बारे में बताती है और उन्हीं के अनुसार फल देगी। जन्म तारा शुभ अशुभ दोनों तरह का फल देती है। जो नक्षत्र इस तारा में आएंगे उनसे हमारे स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकेगा। प्रथम, 10वीं और 19वीं नक्षत्र यदि जन्म के समय शुभ भावों में आ जाए, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो हमेशा शुभ फल ही करेंगे। हमारी सेहत फिर हमेशा अच्छी रहेगी। और यदि गोचर में या जन्म समय इन पर अशुभ प्रभाव हुआ तो सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। इन नक्षत्रों की दशा, महादशा, अंतर्दशा में सेहत से संबंधित विशेष फल प्राप्त होता है। अब है दूसरी तारा जिसका नाम है संपत तारा, अर्थात धन संपदा, धन समृद्धि और सफलता देने वाला नक्षत्र होता है।
ये दर्शाता है कि आपके पास किस प्रकार का धन होना चाहिए अथवा आपका मन किस प्रकार से उपलब्ध संसाधनों को धन के लिए प्रयोग करता है। हमारे जो भी नक्षत्र इस सूची में आएंगे उनका फल हमारे जीवन में शुभ रहेगा और इस समय के दौरान हमें धन संपत्ति से सुख भी प्राप्त होगा। हमारे जन्म के नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र जिस दिन भी गोचर में होगा उन दिनों में हमें मूल्यवान वस्तुएं, संपत्ति आदि में खर्च करना शुभ रहेगा। इन नक्षत्रों की दशा में धन, यश, संपत्ति मिलती है, अर्थात हमें धन से संबंधित फैसले इन नक्षत्रों में ही करने शुभ रहेंगे। अब है तीसरी तारा, विपत तारा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि तीसरे नक्षत्र का नाम है विपत। ये नक्षत्र अपने नाम के अनुरूप ही हमारे जीवन में रोग, शोक, चिंता फैलाते हैं। हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र रोग, शोक, खतरे, कुदरत की तरफ से आने वाली आपदाएं, दुर्भाग्य, दुर्घटना लाता है। विपत का अर्थ ही विपदा है, खतरा है। जीवन और व्यापार के लिए खतरे को दर्शाता है। 12वां नक्षत्र और 21वां नक्षत्र भी हमारी विपत तारा में आते हैं। जिस दिन गोचर में चंद्रमा इन नक्षत्रों में आता है अर्थात जीवन में जब भी इन नक्षत्रों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हमारे जीवन में आती है तो विपत्ति भरा समय लाती है। जिस दिन भी गोचर में चंद्रमा इन नक्षत्रों में अर्थात विपत तारा के नक्षत्र में होगा उस दिन हमें सभी फैसले सोच समझकर करने चाहिए। शत्रुओं से कुछ फासला रखना चाहिए। उन लोगों से जिनका जन्म नक्षत्र हमारे विपत तारा वाले नक्षत्रों में आता है उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब चौथी तारा, क्षेम तारा, ये एक शुभ तारा है। हमारे जन्म तारा नक्षत्र से चौथा नक्षत्र का जब भी कालखंड आएगा वह समय हमारे लिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं लाने वाला होता है। अपने प्रियजनों से सहयोग दिलाने वाला होता है। शांति भरा समय होता है। शुभ संदेश लाता है। मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। अभी तक जो लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं वह भी करने लग जाएंगे। कल्याणकारी समय, खराब चीजों को ठीक करने का समय है, अर्थात कल्याणकारी समय है। चीजें ठीक होने लगती हैं। यदि चीजें यहाँ ठीक नहीं हुई तो नेक्स्ट नक्षत्र में तो समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। 13वां और 22वां नक्षत्र भी हमारे लिए मित्रों, बंधु बांधवों, रिश्तेदारों के कुशल क्षेम के शुभ समाचार लाते हैं। जब भी गोचर में चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो अथवा इन नक्षत्रों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो मन को शांति देने वाला समय होगा और सुख और सौभाग्य देने वाला समय होगा। प्रत्ययी तारा, हमारे चंद्र नक्षत्र से जो भी 5वां नक्षत्र आता है वह हमारे लिए विघ्न, बाधाएं, असफलता, अनावश्यक वैर, विरोध, किसी भी कार्य के होने में विलंब लाना, हानि करना और शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है। हमारे जीवन में बाधक बनता है। इस समय के दौरान विघ्न, बाधाएं बढ़ जाती हैं। मृत्यु या मृत्यु जैसी पीड़ा का कारण बन सकता है। अगर इस नक्षत्र पर कोई कार्य शुरू करेंगे अर्थात कोई गतिविधि आरंभ करेंगे तो कई बार बाधाएं पैदा हो जाएंगी। हमारे जन्म नक्षत्र से 14वां और 23वां नक्षत्र भी हमारे जीवन में कार्यों में विलंब, वैर, विरोध, मन मुटाव तथा शत्रुता लाते हैं। इन नक्षत्रों में हमें कोई भी शुभ कार्य तथा नया कार्य नहीं करना चाहिए। जो नक्षत्र हमारी नव तारा सूची में प्रत्येक तारा में आ रहे हैं उन नक्षत्रों में दूसरे लोगों का यदि जन्म तारा है अर्थात ये उनका जन्म नक्षत्र है तो वह लोग हमारे लिए मन के भीतर दुश्मनी रखने वाले होंगे। साधक तारा, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां, सफलता, जीवन में वृद्धि, स्थिति में सुधार एवं मान सम्मान की प्राप्ति होती। साधक किसी कार्य को साध लेना नाम से ही ज्ञात हो रहा है। ये समय गतिविधियों को शुरू करने के लिए अच्छा समय है क्योंकि इस समय में की गई कोई भी गतिविधि, चाहे वह कैसी भी गतिविधि हो, वह सफल होती ही है। ये अत्यंत ही शुभ तारा है। हमारे नक्षत्र जो साधक तारा में आ रहे हैं वे नक्षत्र हमारे जीवन में सफलता लाते। 6वां, 15वां और 24वां नक्षत्र हर प्रकार की सफलता लाने वाले नक्षत्र साधक अर्थात हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय के दौरान की गई मेहनत पूर्ण फल लाती है। मित्रों से, भाई बंधुओं से सहयोग मिलता है। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य के लिए ये श्रेष्ठ समय रहता है। इम्तिहान, कंपटीशन में सफलता दिलाता है। अब बात करेंगे
वध तारा अपने नाम की तरह ही अत्यंत अशुभ तारा है। कोई कोई ज्ञानी सज्जन तो इसे मृत्यु तारा या निधन तारा भी कहते हैं। ये अनर्थ करने वाला, अपजश देने वाला, असफलता देने वाला, कष्ट, जीवन पर संकट लाने वाला, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, गंभीर बीमारियों के शुरू होने का समय, आपदाओं, दुर्भाग्य का खतरा लेकर आता है। सभी तारों में ये सबसे अधिक खतरनाक तारा कही जाती है। यदि किसी का अल्पायु, मध्यम आयु अथवा दीर्घायु का समय, अंतिम समय आ चुका है और उस समय 7वां तारा आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। 7वां, 16वां और 24वां नक्षत्रों में जब भी गोचर में चंद्रमा इन नक्षत्रों में आएगा, हमारे जीवन में जब भी इन नक्षत्रों की दशा अंतरदशा आएगी या इन नक्षत्रों में जब भी हम कोई नया कार्य करेंगे या किसी से मित्रता भागीदारी करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि हमारे जीवन में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली सभी घटनाएं इन्हीं नक्षत्रों के समय में होने की संभावना रहती है। यदि पत्रिका में इन नक्षत्रों का संबंध 6, 8, 12वें भावों से, क्रूर और पापी ग्रहों से भी हुआ, तब तो रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। सामान्य स्थिति होने पर भी मानसिक असंतोष तो रहता ही है। हमें कोई भी शुभ कार्य इन नक्षत्रों के दौरान नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शत्रुओं से अधिक सावधान रहना चाहिए, उनसे उलझने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में उनकी जीत होने के ज्यादा चांस है। अब बात करेंगे मित्र तारा की। ऐसे दोस्त जो आपके करीब हैं, इस समय के दौरान मित्रों से भरपूर सहयोग, समर्थन दिलाएगा। धन, मान, सम्मान, सुखों की प्राप्ति होगी, खुशी दिलाएगा, स्वतंत्रता दिलाता है। मित्र तारा अपने नाम के अनुसार ही अति शुभ तारा है। हमारे जन्म नक्षत्र से 8वां, 17वां और 26वां नक्षत्र हमारी शुभ तारा में आएगा। इस समय के दौरान मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। यश, धन, सुख चारों ओर से प्राप्त होते हैं। हमें अपने सभी शुभ कार्य मित्रों से भागीदारी करना, व्यापार शुरू करना, घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी नया खरीदना, अर्थात कोई भी शुभ कार्य आपने करना है तो आप इन्हीं नक्षत्रों में करें। अति मित्र तारा आपके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त, आपके समर्थक, एक ऐसा समुदाय जो आपका पूर्ण सहयोग करेगा। भीड़ से निपटने वाली चीजों के लिए ये समय अच्छा समय है। अपने जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र हमारे लिए अति मित्र तारा में आता है। विशेष तौर पर 27वां नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके उपाय करके आप जीवन में अपनी हर बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि अपने जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र हमारे लिए अति मित्र तारा में आता है। इस तारा में निष्ठावान मित्रों की प्राप्ति होती है, अंतरंग दोस्ती या रिश्ते बनते हैं, खुशी की महान भावना आती है, सम्मान मिलता है, आसानी से जीवन जीना और आराम से रहना, ये सब कुछ मित्र तारा के कालखंड में होता है। हमें अपने समर्थकों से इस नक्षत्र में सहयोग मिलता है। चुनाव के लिए नामांकन करना या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें लोगों के सहयोग की जरूरत हो, वह कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सार्थक सहयोग प्राप्त होता है। हमारे सभी प्रयास सफल होते हैं। ये समय हर्ष और उल्लास से भरा होता है। आपकी अति मित्र तारा में जिन जिन का जन्म नक्षत्र आता है, सुबह उठकर उनका चेहरा देखना चाहिए, ताकि हमारा दिन, पूरा दिन मंगलमय निकले। कुछ भी नया कार्य करने से बचना चाहिए जब तीसरी, 5वीं या फिर 7वीं तारा आए। और अगर अति जरूरी हो तब क्या करें? तीसरी अर्थात विपद तारा, जब विपद तारा आए, आपको अति जरूरत है उस कार्य को करने की, तो आप पहले गुड़ का दान कर लें। 5वीं तारा प्रत्यरी तारा आती है, दुश्मनी से बचना है तो आपको नमक का दान उस दिन करना चाहिए। और यदि उस दिन 7वीं तारा अर्थात बद तारा आए तो या तो अपनी समर्था के अनुसार सोने का दान करें अथवा तिलों का दान भी आप कर सकते हैं। भगवान हम सबका कल्याण करे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।